हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे नीट लेवल के रहेंगे। मैथमेटिक्स का सेपरेट जेई का वीडियो आएगा, बट बायो नीट लेवल का नहीं रहेगा, बोर्ड लेवल का बताऊँगा। बिकॉज मैं बोर्ड लेवल तक ही जानता हूँ, जब नॉलेज नहीं है तो मुझे लिखना भी नहीं है। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड में हम लोग आज पढ़ेंगे अपना चैप्टर। आधे घंटे से ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए, बिकॉज कुछ ज़्यादा डीप में हमें जाना नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो जो लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोग इसका नोट्स ना बनाएं। ठीक है, टेक्स्ट बुक में बस मार्क करते चलें। मैं बोलूँगा कि ये शब्द क्या मतलब है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, वहाँ पे क्या दिख रहा है, तो नोट्स मत बनाओ। बस मैं जहाँ जहाँ बोलूँ वहाँ मार्क करते जाओ। ठीक है, उतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और ओनली बोर्ड्स, बिकॉज जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बायो को इतना टाइम नहीं देना चाहिए। एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बायो को इतना टाइम नहीं देना चाहिए। बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथ्स पर ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, बिकॉज मैथमेटिक्स में ज़्यादा मार्क्स लाना जरूरी है, वही तो स्कोरिंग है। ओके, सो लिविंग वर्ल्ड की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसको बोलते हैं, बताओ। चलो, लिविंग ऑर्गेनिज्म मैं पूछता हूँ किसको बोलते हैं। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए स्कूल्स में, आप बोलोगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसको बोलते हैं जो ग्रो होता है। ठीक है, अच्छा, सपोज एक पत्थर रखा हुआ है, पत्थर पे धूल जम गई, पत्थर भी ग्रो हो गया, तो क्या वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं। फिर आपने तो बोला कि वो कैरेक्टर जिसके पास रहेगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब उसको क्यों बोल रहे हो कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? बोलोगे हाँ, बात तो सही है। आप दूसरा कैरेक्टर दोगे, आप बोलोगे जो चलता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चलो, मैंने कार चला दी, वो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया? तो यहाँ पे कुछ समझदार लोग होंगे, बोलेंगे कार में पेट्रोल डाले तब चली ना, तो हम लोग के भी अंदर खाना जाता है तभी चलते हैं ना, तो लगभग बराबर ही हुए ना। तो किस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? उसके लिए हमारे पास एक फिक्स्ड कैरेक्टर होना चाहिए, एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने 10th में बताई थी, जो लोगों ने हमारे वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन शो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। अब ये कहाँ लिखोगे आप? टेक्स्ट बुक के ऊपर लिख लो। ठीक है, जैसे ये आपकी टेक्स्ट बुक है, कहाँ गया चैप्टर, जैसे ये आपकी टेक्स्ट बुक है, जस्ट वेट अ मोमेंट। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे लिख दो लिविंग वर्ल्ड के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखो, इसके आगे ये डेफिनेशन लिख दो। फिर इधर मैं इन सब का मतलब बताऊंगा तो ऐसा अंडरलाइन कर देना, इंपॉर्टेंट चीजों को, उसका मीनिंग लिखते जाना। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विच कैन शो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, वो ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग लाइफ प्रोसेस दिखा सकता है, परफॉर्म कर सकता है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या ले सकते हो यहाँ पे? रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, बहुत सारे हैं। ठीक है, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक्सेट्रा, आर कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई दो प्रॉपर्टी लिख लो, छोटा पड़ेगा है ना, आर कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उनको बोलते हैं जो ये सारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, जो ये सारे लाइफ प्रोसेस को शो कर सके। अब इनमें एक बहुत ही खास लाइफ प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो ही एनर्जी बनेगी, है ना। और एक बार एनर्जी बनना खत्म हुई, मतलब मेटाबॉलिज्म अगर स्टॉप हुआ तो हमारी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर हमारी बॉडी में हो रहा है तो एनर्जी बन रही है। अगर मेटाबॉलिज्म रुक गया, एनर्जी बनना रुक गई, एनर्जी बनना रुक गई, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी डेथ हो जाएगी। ओके, तो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको 10th में सिखाया था। प्रमोशन बंद करता हूँ अब मैं 10th का। मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट होते हैं, एक है कैटाबॉलिज्म, ठीक है, मतलब 2 स्टेप्स में होता है, और एक होता है एनाबॉलिज्म। तो ये हमारा 2 प्रोसेसेस में बटा हुआ है। मेटाबॉलिज्म 2 स्टेप्स में होता है, पहला मेटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में होता है ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, इसमें दिया है ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसाइज ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स, या फिर लिख सकते हो मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, न्यू मॉलिक्यूल्स। अब जैसे एनर्जी है तो पहले हमने फूड खाया, फूड क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एनर्जी बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एनर्जी बनेगा। तो वो प्रोसेस 2 चीज़ों में होता है, कैटाबॉलिज्म से एनाबॉलिज्म में। ये मेटाबॉलिज्म हमारा
दो पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। मेटाबॉलिज्म समझ गया। दूसरा पार्ट क्या आता है? दूसरा पार्ट आता है ओके, तो सर्वाइवल के लिए मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़रूरी है। एक बार ये रुका तो आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि बर्थ के बाद से ही हम लोग अपनी अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखाते हैं, ठीक है। ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस होता है, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारा हाथ एक पूरा बढ़ गया, एक हाथ छोटा रह गया, है ना। सर पूरा बढ़ गया और शरीर छोटी रह गई, दिमाग एकदम बड़ा हो गया, शरीर छोटी रह गई, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है ये, ठीक है। अच्छे से होता है, मतलब हर चीज़ एकदम डेवलप्ड रहती है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो आप, सपोज आपको कोई पढ़ा रहा है, ठीक है। अब वो लगातार फिजिक्स ही पढ़ाया जा रहा है तो वो ठीक नहीं होगा, लगातार केमिस्ट्री नहीं ठीक होगा, लगातार बायो नहीं ठीक होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों एक साथ लेके पढ़ाएं बेस्ट होगा। तो वैसे ही हम लोगों का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया जो एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था। इसमें क्या बोला है, जैसे एक सामने पत्थर रखा हुआ है, पत्थर पे धूल जम गई, तो धूल तो जम गई, तो हम लोग उसको तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल नहीं सकते, वो भी तो ग्रोथ दिखा रहा है। बट याद रखो वो ग्रोथ कैसा है? एक्सटर्नल है, ठीक है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ के हिसाब से अगर आपको फर्क दिखाना ही है, जैसे अभी आपसे कोई पूछे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फर्क है बताओ, अगर आपने गलती से बोल भी दिया कि ग्रोथ होना, सामने वाला बोलेगा ये देख पत्थर है, इस पे धूल जम गई, ये भी तो ग्रो हो गया, तब क्या बोलोगे? बोलोगे ये एक्सटर्नल ग्रोथ है, हमारे अंदर इंटरनल ग्रोथ होती है, ठीक है। हमारे ऑर्गन्स वगैरह भी ग्रो होते हैं। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, ठीक है, बाहर से ग्रोथ होती है, अंदर से थोड़ी ना होता है। अभी पत्थर को साफ कर दोगे, गायब, एक्सटर्नली, है ना। बट हमारी हाइट को कम नहीं किया जा सकता, इंटरनली ही होगा, ठीक है। मतलब एट अ सर्टेन एज हमारी हाइट जो है वो भी घटती है, बिकॉज मसल्स वगैरह क्या होते हैं? सिकुड़ते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम लोग बात करें तो इंटरनल ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है। चलो समझ में आया ये? चलो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट द प्रोसेस विच हैव अनलिमिटेड टाइम स्पैन। एक पॉइंट आता है जहां पे ग्रोथ और डेवलपमेंट भी क्या होता है? रुक जाता है, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट लगातार ही चलते नहीं रहता है। एक पॉइंट आता है जहां पे हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि हमारी हाइट घटती है, सबके साथ होता है। एट अ सर्टेन एज लिमिट हमारी हाइट रुक जाती है, फिर कुछ एज के बाद हमारी हाइट घट जाती है। लोग बोलेंगे हाइट घटती नहीं है, इट इज़ नॉट 100% ट्रू, बिकॉज एट अ सर्टेन एज क्या होता है? हमारी मसल सिकुड़ने लगती है और हमारी हाइट घटने लगती है, ठीक है। तो एक सर्टेन पॉइंट तक ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। और हमारे बॉडी के दो ऑर्गन्स हैं, एक कान एक नाक, ये दो चीज़ें लगातार ग्रो होती हैं, ठीक है। मतलब कान हो गया और नाक हो गया, इनकी ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। इसीलिए आप लोग जो ओल्ड एज लोगों को देखोगे तो उनकी नाक काफ़ी बड़ी रहती है, कान काफ़ी बड़ा रहता है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, बट हाँ दूसरे के रिस्पेक्टिव में ज़्यादा बड़ा रहता है, बिकॉज इसकी जो ग्रोथ है वो चलती रहती है। आपके सारे बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ रुक जाती है एट सर्टेन पॉइंट, बट नाक और कान ग्रो होते ही रहता है, ठीक है। तो ये कुल फैक्ट था, ओके। तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ लिमिट द मॉलिक्यूल्स ऑर्गन सिस्टम बिगन टू लूज देयर इफेक्टिव वर्किंग एंड बिकम ओल्ड, ठीक है। एक पॉइंट पर हमारे ऑर्गन वगैरह और ऑर्गन सिस्टम वगैरह अपना जो काम करने का इफेक्टिवनेस है वो कम कर देते हैं, ठीक है। और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एजिंग प्रोसेस, मतलब बूढ़े होना, ठीक है। ओके, सो फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चाहता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म ये चाहता है कि उसकी लाइफ कंटिन्यू रहे, उसकी जनरेशन्स आती जाए, ठीक है। तो जितने भी मैंने आपको लाइफ प्रोसेस बताए, चाहे वो रिस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रेगुलेशन हो, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में क्या है कि अगर वो बॉडी में सही तरीके से परफॉर्म नहीं हुई तो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर आ जाएगा और आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। वो तो डेथ होनी है। जैसे अभी रेस्पिरेशन अगर रुक गया, सांस ले ही नहीं पा रहे हो, प्रोसेस सही से हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो आपकी डेथ तो हो ही जाएगी, है ना। बट रिप्रोडक्शन एक ऐसा, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अगर नहीं भी हम परफॉर्म करें तो भी हम जिंदा रह सकते हैं। बट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ अर्थ पे कंटिन्यूटी बनी रहे, जनरेशन आती रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं, ओके। तो म्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम हॉर्स एंड डोंकी, ठीक है। हॉर्स और डोंकी के बीच में जब यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है म्यूल्स का, ठीक है। म्यूल्स आप लोग जानते होंगे। सराइल वर्कर क्या है? सराइल वर्कर बीज मतलब जो बीज होती है, रिप्रोडक्शन उनका पॉसिबल नहीं होता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। मेल बीज की मैं बात कर रहा हूँ। दो टाइप होते हैं उनके पास, एक टाइप से वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस उन लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट फिर भी इन लोग लिविंग है, इन लोग फिर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो मतलब रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा प्रोसेस है, एक्सेप्शन बोल सकते हैं, कि अगर इसको करोगे तो भी लिविंग हो, नहीं करोगे तो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर बाकी सारे लाइफ प्रोसेस शो कर रहे हो तो, ठीक है। और फिर हमारी बॉडी में अगर सपोज मेटाबॉलिज्म अभी बंद हो गया,
तो एनर्जी का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, तो आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग जो हैं, इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? इनकी यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, थर्मल चेंज हुआ या फिर कोई भी चेंज हुआ, अगर उसको रिस्पॉन्ड करे, ठीक है, उसको रिस्पॉन्ड करना, उसे हम क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक यूनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, एनी लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड्स टू थर्मल केमिकल, रिस्पॉन्ड टू थर्मल केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज, है ना, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द सराउंडिंग। ठीक है, इन सभी चेंजेस को अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो तो ये यूनिक प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जैसे अभी थर्मल क्या हुआ? हीट में चेंज। ठीक है, सपोज अभी बाहर बहुत तेजी से ठंडी पड़ने लगी, तो क्या करोगे? वहां पे जाके ऐसे घूमोगे हल्की फुल्की शर्ट पहन के? नहीं, आप स्वेटर पहनोगे, आप रिस्पॉन्ड करोगे वहां पे। ठीक है, आपको ठंडी लगेगी, आप कांपोगे, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। केमिकल चेंज मतलब जैसे हम लोगों के डायनासोर्स एग्जांपल ले सकते हो। डायनासोर्स का कहा जाता है कि उस टाइम पे पॉल्यूट हो गया था पूरा एयर, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, तो वहां पे केमिकल चेंज आया था जिसको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, है ना, वरना उनकी डेथ नहीं होती। रिस्पॉन्ड नहीं करते तो उसका मतलब क्या है? उनकी डेथ नहीं होती, तो इसका मतलब उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया। थर्ड आता है बायोलॉजिकल चेंज। ठीक है, हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन में जब कोई चेंज आता है तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल चेंज। तो अगर आप उसको भी रिस्पॉन्ड करते हो तो ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो हमने सीख लिया, बट इस इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, तो हम लोग इनको स्टडी कैसे करें? ठीक है, तो हमें पता भी नहीं है कि कब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे साथ रह रहे हैं, है ना, एनिमल्स, प्लांट्स, कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें पता भी नहीं है कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो इनके बीच में रिलेशनशिप पहचानने के लिए हमें पहले तो इनको क्लासिफाई करना होगा, इनकी क्रिटिकल मतलब डीप स्टडी भी हमें करनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सिस्टमेटिक स्टडी के लिए हम लोग क्या करेंगे? डेटा प्रिपेयर करेंगे। अब वो डेटा प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। जैसे आप लोग जानते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में बांटा गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी प्लांट की, किसी भी एनिमल स्पीशी की जब स्टडी करते हैं तो उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं ताकि हम लोग उसको अच्छे से स्टडी कर पाएं। ओके, तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि यहाँ पे हमें पता भी नहीं कब से रह रहे हैं, इनके बीच में अगर इंटर रिलेशनशिप को हमें जानना है, स्टडी करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे वेरियस टेक्सोनॉमिकल एड्स लाएंगे। किस लिए? ताकि हम इनकी सिस्टमैटिक स्टडी कर पाए, इनको क्लासीफाई करके। ठीक है, इनको मतलब अलग अलग क्राइटेरिया पर, अलग अलग कैरेक्टर पर क्लासीफाई कर दें और इनकी हम डीप स्टडी कर पाए। ओके, तो इस डाइवर्सिटी को, जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पे, इसको स्टडी करने के लिए, इसको क्लासीफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सर्टेन टेक्सोनॉमिकल एड्स का। टेक्सॉन क्या होता है? टेक्सॉन होता है एक ग्रुप। ठीक है, तो एक ग्रुप में हम लोग उनको बांट देते हैं और फिर हम लोग स्टडी करते हैं सर्टेन टेक्सोनॉमिकल एड्स, जिसमें हम लोगों के टेक्सोनॉमिकल एड्स का हम लोग यूज करते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है हर्बेरियम, ठीक है, दूसरा आता है म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, है ना, हर्बेरिया, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी पार्क, बोटेनिकल गार्डन, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ओके, बायोडाइवर्सिटी पार्क हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, हर्बेरियम हो गया, म्यूजियम हो गया, और किसकी मदद हम लोग लेते हैं? यहाँ पे गार्डन्स हो गए। ठीक है, तो और भी चीज़ें होती है, बट फिलहाल हम लोग अब इनको डीप में स्टडी करते हैं। मतलब जो भी आपकी बुक में दिया गया है यहाँ पे हर्बेरियम, म्यूजियम, इनमें से कुछ के बारे में, जूलॉजिकल पार्क हो गए। ओके, तो इसमें से जो भी पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं इनके बारे में, इसके बारे में मैं आपको अब बताता हूँ। शुरू करते हैं हम लोग हर्बेरियम से। हर्बेरियम क्या होता है? ओके, तो हर्बेरियम क्या होता है? देखो, हर्बेरियम का प्लूरल फॉर्म होता है हर्बेरिया। ठीक है, हर्बेरिया, ये इसका प्लूरल फॉर्म है। और इस हर्बेरियम को जिस इंसान ने इसको जो वर्ड दिया था, इस वर्ड को जिन्होंने लाया था, जिसने इसको कॉइंड किया था, उनका नाम था प्लिटन। ठीक है, प्लिटन डी टर। तो ये आज का मेथड नहीं है, ये मेथड हम 1490 में इनिशिएट किया गया था। इटालियन टेक्सोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था ल्यूका गिनी। ठीक है, इन्होंने ये मेथड को सबसे पहली बार शुरू किया था 1490 से, और मतलब इनका यहाँ पे बर्थ का डेट दिया गया 1490 से 1556। ठीक है, क्या नाम था इनका? ल्यूका गिनी। तो इन्होंने इस मेथड को शुरू किया था। अब समझते हैं आखिर हर्बेरियम होता क्या है। हर्बेरियम में हम लोग क्या करते हैं? कोई भी प्लांट का सैंपल लेते हैं
उसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है, दबाते हैं, और उसकी साइज को हम लोग प्रॉपर वे में लेकर आते हैं और माउंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब वो एक प्लास्टिक जैसा बन जाता है कंप्रेस होके, तो उसको हम लोग ऐसा लेबल कर देते हैं और लगा देते हैं, उसी को हम बोलते हैं हर्बेरियम, ठीक है। ये काफ़ी इसेंशियल होता है, मतलब काफ़ी यूजफुल मेथड होता है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में, ठीक है। किसी भी प्लांट स्पेसिमेन को लेते हैं जो ड्राइड रहते हैं, सूखा रहता है, ठीक है। सूखा प्लांट को हम लोग लेते हैं, उसको प्रेस करते हैं, ट्रीट किया जाता है केमिकल्स की मदद से, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज में लाया जाता है और एक शीट पर उसे लगाकर प्रिजर्व कर दिया जाता है, ओके। इसके आगे इस पे इंफॉर्मेशंस लिखी जाती है, कब प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, ठीक है, कब इसको पाया गया था और साथ ही में कौन सी जगह पर इसको पाया गया था वो भी वहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। इसकी डिटेल्ड क्लासिफिकेशंस वहाँ पे लिखी जाती हैं, इसके कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा आवाज़ है बैकग्राउंड में, ठीक है। जो भी वहाँ पे पढ़ने जाता है उसको ताकि समझ में आए कि हाँ इसको कहाँ पे पाया गया था, किस डेट को पाया गया था, उसका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन वो जान सके, ठीक है, क्लासिफिकेशन वो जान सके। और साथ ही में उसके कैरेक्टर्स को वहाँ पे लिखा जाता है, इकोलॉजिकल, ओके। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे शीट पर लिखी जाती हैं, ठीक है। शीट पर क्या क्या लिखा जाता है, कैरेक्टर ऑफ द प्लांट, ओके, कैरेक्टर लिखा जाता है, उसका क्लासिफिकेशन लिखा जाता है, ये नेम लिखा जाता है, और साथ ही में इकोलॉजिकल पिक्यूलियरिटीज वहाँ पे लिखी जाती हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे देखो, लोकल नेम्स एंड नेम्स ऑफ द कलेक्टर मे बी एडेड, ठीक है। अब इस प्लांट का जो लोकल नेम है, चांस है, मतलब हो सकता है हो सकता है ना हो, इस प्लांट का लोकल नेम और नेम ऑफ कलेक्टर, जिसने इसको पाया, जिसने इसको खोजा, ठीक है, जिसने भी इसको ढूंढा, उसका नाम शायद मे बी, आपकी मर्जी लिखो, आपकी मर्जी मत लिखो। जैसे अभी सपोज किसी ने ढूंढा है, कोई एकदम रेयर प्लांट है, तो वो तो चाहेगा ना कि मेरा नाम आना चाहिए ताकि स्टूडेंट आगे मुझे पढ़े, तो वो अपना नाम लिखवाएगा। इसके लोकल नेम्स क्या होते हैं, जैसे देखो आम हो गया, आम का हर जगह नाम अलग अलग होता है, जैसे हम आम्बा बोलते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, ठीक है, बाकी जगह कई जगह पर आम बोलते हैं, तमिल में जाओगे अलग नाम मिलेगा, अलग अलग नाम मिलेगा हर जगह, बट उसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो लोकल नेम्स वही होते हैं, लोकल नेम्स मतलब जैसे हमारे बुलाने वाले नाम, किसी के घर गए कुछ और नाम, किसी के घर गए कुछ और नाम, मेरा तो नहीं है, हो सकता है आपका हो, ठीक है। तो लोकल नेम्स मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम जैसे होता है वो लोकल नेम होता है। साइंटिफिक नेम मतलब कॉमन नेम, जो सब लोग बुलाते हैं, ठीक है। तो लोकल नेम समझ गए आप लोग, उस प्लांट का जो भी वहाँ पे लोकल नेम है, जहाँ पे वो पाया गया वहाँ पे उसका कुछ नाम होगा। सपोज आदिवासी के जंगल में पाया गया, तो आदिवासी उसको कुछ तो कुछ बुलाते होंगे, ठीक है, तो वो नाम वहाँ पे लिख दिया जाएगा। और ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें मर्जी है तो लिखो, वरना मत लिखो, ओके। फिर अगली चीज़ क्या आती है, हाँ, अगली चीज़ जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना, ये लिखी जाती है लोअर राइट कॉर्नर पे। सपोज ये आपका पूरा प्लांट है, यहाँ पे उसका स्पेसिमेन रखा हुआ है, ठीक है, प्लांट है तो ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया, कौन सा चाइनीज़ लेटर है, तो यहाँ पे हम लोग पूरी जानकारी लिखेंगे, इसको बोलते हैं लेबल, ठीक है। लोअर राइट कॉर्नर में हम लोग इसकी पूरी जानकारी लिखते हैं वहाँ पे कि कहाँ पे वो पाया गया था, कौन सी जगह पर पाया गया था, उसका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन, ये क्या हो गया, टेंशन मतलब आ जाएगा अभी, ठीक है, उसका कैरेक्टर, इकोलॉजिकल पिक्युलियरिटीज। अब मर्जी है तो लोकल नेम लिखो, मर्जी नहीं हो तो मत लिखो, नेम ऑफ कलेक्टर में भी लिखा जा सकता है। तो ये लोअर राइट कॉर्नर पर लिखा जाता है, इस तरीके से कई सारे हर्बेरिया बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, जहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ के जो प्लांट्स है उसको लाया जाता है, अलग अलग पार्ट्स, दुनिया के अलग अलग पार्ट्स से, और उनको वहाँ पे ला के रखा जाता है, ठीक है, और वीवो मैनर में रखा जाता है। वीवो मैनर मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, वहाँ पे नाम वाम, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन उसकी सब कुछ वहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। प्लांट्स आर लेबल्ड, द लेबल बोर्ड शोज द साइंटिफिक एज वेल एज कॉमन नेम ऑफ द प्लांट। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन में जो लेबल रहता है वो साइंटिफिक नेम भी दिखाता है प्लस कॉमन नेम भी दिखाता है, साइंटिफिक नेम भी दिखाता है प्लस कॉमन नेम भी दिखाता है, और दोनों चीज़ों को वो शो करता है। और साथ ही में उसका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन तो रहता ही है, ठीक है। अच्छे से इसको सजाया जाता है वीवो मैनर में, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ठीक है। अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट्स जो काफ़ी रेयर है उसको लाकर बोटेनिकल गार्डन्स में प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था बोटेनिकल गार्डन का। अब आता है म्यूजियम क्या होता है, तो ये पहले नोट कर लो, मर्जी है तो,
ओके, नेक्स्ट आता है म्यूजियम। म्यूजियम में क्या करते हैं हम लोग, वेराइटी ऑफ प्लांट्स को और एनिमल्स को यहाँ पे कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, बचा कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, जो लोग रेयर है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को लाते हैं, उनके ड्राइड स्पीशीज को, ठीक है, उसमें हम लोग फॉर्मेलिन डालते हैं। फॉर्मेलिन एक केमिकल होता है जिसमें 10 to 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो 10 to 40% फॉर्मेल्डिहाइड के फॉर्मेशन वाले फॉर्मेलिन में हम लोग इनको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट जार में हम लोग इनको रखते हैं, हो सकता है आपने देखा भी हो, ठीक है। आपके स्कूल में हो सकता है एनिमल्स हो, जैसे हमारे स्कूल में एक बैट था, ठीक है, चमगादड़ को ऐसा रखा गया था, कबूतर को भी रखा गया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव थॉट दैट इट इज़ ओनली अ मॉडल, बट आफ्टर दैट वी हैव रियलाइज दैट सच में वो असली में है वहाँ पे, ठीक है। तो लार्जर प्लांट एंड एनिमल्स आर स्टफ्ड, जो बड़े प्लांट्स है, जो बड़े एनिमल्स है, उनको स्टफ किया जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद उनको छोटे से जार में, छोटे से बॉटल में रख दिया जाता है, विच इज़ आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड जॉब, ठीक है। जैसे चमगादड़ है तो चमगादड़ को एकदम पतले से छोटे से ग्लास में ऐसा रख दो अंदर, ठीक है। और ऐसी साइंस को हम लोग बोलते हैं टैक्सीडर्मी, जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ों को स्टफ करके प्रिजर्व करते हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टैक्सीडर्मी। यहाँ पे आप लोगों को कई सारे स्पेसिमेंट्स, मतलब सैंपल्स मिल जाएंगे ड्राइड प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है। म्यूजियम में रखे जाते हैं और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ से, अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स जब आते हैं रिसर्च पे, तो वो आके एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, मतलब पढ़ते हैं वो अच्छे से चीज़ों को। जैसे हम लोग जब साइंस सेंटर पर गए थे तो वहाँ पे एनिमल्स थे और एनिमल्स के सामने ऐसा बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे पूरी उनकी जानकारी दी गई थी, ठीक है। मतलब बोर्ड पे पूरा ऐसा लिखा जाता था कि क्लासिफिकेशन ऐसा है, ऐसा ऐसा जानवर है, इस सदी में पाया जाता था, लाइक दैट, ओके। तो इसीलिए ये रेफरेंस हब बनता जा रहा है बायोडाइवर्सिटी स्टडीज़ के लिए। मतलब म्यूजियम अब काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है म्यूजियम्स को, कि अगर हमें अच्छे से किसी चीज़ के बारे में जानना है तो चलो म्यूजियम चलते हैं, है ना, पुरानी वस्तुओं को दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है जूलॉजिकल पार्क। इसमें से चाहो तो कुछ कुछ नोट कर सकते हो, जैसे MCQ आ सकता है कि किस में प्रिजर्व किया जाता है, तो फॉर्मेलिन, ऑर्मेलिन, कोई ऑप्शन दे देगा, ठोक देना, ठीक है। लार्जर और प्लांट और एनिमल को जहाँ पे स्टफ किया जाता है उस साइंस को हम क्या बोलते हैं, तो टैक्सीडर्मी मार देना, ठीक है। ऐसा MCQ आ सकता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क समझने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। एक होता है एक्स सीतु कंजर्वेशन और एक होता है इन सीतु कंजर्वेशन, ठीक है। एक्स सीतु कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग जिस एनवायरनमेंट में, जिस क्लाइमेट में, जिस सराउंडिंग में वो रहना पसंद करता है, वैसा एनवायरनमेंट हम उसको ना देके कोई और तरीके के एनवायरनमेंट में रखें। और इन सीतु कंजर्वेशन क्या होता है, इसमें हम लोग एनिमल को जैसा क्लाइमेट, जैसी जगह, जैसी चीज़ें पसंद है वैसी चीज़ों के उसको बीच में रखें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, सपोज सांप है, तो सांप को क्या पसंद रहेगा कि वो मिट्टी में गड्ढे करे और वहाँ पे जाके वो रहे, तो हम लोग उसके लिए वैसा वहाँ पे सराउंडिंग जनरेट करेंगे। अब सांप को हम लोग ऐसा पक्की सड़क तो दे नहीं सकते, है ना, तो अगर ऐसा देंगे तो वो एक्स सीतु हो गया, ठीक है। जो आपका जूलॉजिकल पार्क होता है वो एक्स सीतु कंजर्वेशन में आता है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कंजर्व तो करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। मैंने सांप का नाम लिया, मुझे डर लगने लगा ठीक है, मतलब कंजर्वेशन तो करते हैं हम लोग यहाँ पे, बट हम लोग इनको वैसा एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते। बट इन सीतु में हम लोग क्या करते हैं, कंजर्व भी करते हैं और इनको वैसा एनवायरनमेंट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे नेशनल पार्क, ठीक है। इन सीतु का एग्जांपल है नेशनल पार्क, एक सीतु का एग्जांपल जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क को हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं जू, ठीक है। चलो जू घूम के आते हैं, तो नॉर्मली हम लोग इसको जू बोलते हैं। तो जू में कई सारे जानवर्स होते हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, और प्रोटेक्ट किया जा सकता है उनको, और केयर भी उनकी की जाती है, और कंडीशन दी जाती है उन्हें सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब जैसा वो रहना पसंद करते हैं वैसी सिमिलर कंडीशन उनको देने की कोशिश की जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्स सीतु कंजर्वेशन में इसलिए आता है बिकॉज हम लोग यहाँ पे उसको सिमिलर टेक्निक देते हैं, मतलब सिमिलर एनवायरनमेंट देते हैं जैसा ये रहना पसंद करता है। इन सीतु में कौन होते हैं, जहाँ पे उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ पे वो रहना पसंद करते हैं वहीं पे उनको हम लोग कंजर्व करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन सीतु कंजर्वेशन। और एक्स सीतु कंजर्वेशन मतलब उनको सिमिलर कंडीशन हम तो देते हैं बट टोटली वो चीज़ हम लोग उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। जैसे कोई अभी डियर था, कोई हिरण था, वो दूसरे जंगल में रहा करता था, अभी हम लोग उसको सपोज वो यूपी का है, हम लोग उसको मुंबई लेकर आए, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस रहेंगे सराउंडिंग के, ठीक है, मिट्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा बदली रहेगी। तो हम लोग सिमिलर कंडीशन तो प्रोवाइड कर सकते हैं, जंगली इलाका तो हम लोग इसको दे सकते हैं, बट वी कैन नॉट गिव इट अ नेचुरल हैबिटेट। जो उसकी नेचुरल हैबिटेट थी वैसी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ एक्स सीतु कंजर्वेशन,
ठीक है। तो इनको स्टडी करने के लिए एक मोनोग्राफ बनाया जाता है, ग्राफिकल स्टडी की जाती है, मतलब डेटा देखा जाता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में यहाँ पे हमें मोनोग्राफ की मदद से इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये जूलॉजिकल के बारे में छोटी सी चीज़ दी हुई थी। और इन जू अ नेचुरलिस्ट कैन स्टडी फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल, मतलब यहाँ पे एक नेचुरलिस्ट को रखा जाता है जो एक्सपर्ट्स होते हैं प्लांट एनिमल्स के बारे में, वो स्टडी करते हैं कि इनका आखिर बिहेवियर कैसा चल रहा है, ठीक है। मतलब परेशान तो नहीं है या फिर अलग बिहेवियर कर रहे हैं, पसंद नहीं आ रहा है, खाने में कमी है या कोई डिजीज़ लग रही है, तो इसको स्टडी करने के लिए वहाँ पे एक्सपर्ट्स रहते हैं जो इनको अक्सर देखभाल करते हैं, ठीक है। अगला चीज़ आता है बायोडाइवर्सिटी पार्क। देखो मैं राइटिंग थोड़ी सी कम कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास अभी टाइम कम है, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट बुक से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं बोर्ड पे लिख के पढ़ा था। ओके, बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होता है? इट इज़ एन इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीशीज देन फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज ऑन डिग्रेडेड बैरन लैंडस्केप। एग्जाम्पल लेट उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क, घूरेघर, महाबलेश्वर। द पार्क इज द बेस्ट मॉडल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज इन अर्बन लैंडस्केप, ठीक है। मतलब देखो बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होता है? ऐसा लैंड जो काफ़ी एकदम ख़राब हो चुका है, बैरन है, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना बंजर, तो वो जो एकदम ख़राब हो चुका है वैसी जगह पर अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे यहाँ पे लेट उत्तम राव श्री उत्तम राव पाटिल जी ने बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया था, ये बेस्ट मॉडल है, ठीक है। वहाँ पर अगर हम लोग ऐसी चीज़ें बनाकर प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, और हम लोग उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क। मतलब बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? अलग अलग टाइप के एनिमल्स वहाँ पे साथ में रहते हैं, ठीक है। और ये डिग्रेडेड बैरन लैंडस्केप में होता है। जैसे बैरन मतलब हम लोग डिग्रेडेड क्या बोल सकते हैं? बंजर ज़मीन, जो ज़मीन एकदम ख़राब हो चुकी है, उसका अगर हम सही यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। आपकी बोर्ड की बुक में देखो बहुत ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। ये चैप्टर मैं चाहता तो स्क्रीन पर 10 मिनट में पढ़ा देता, बट मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, ओके। तो ये सफिशिएंट नहीं है अगर आप नीट की प्रिपरेशन करें, सो यू हैव टू रीड NCERT, ओके। तो ये हो गया हम लोगों का बायोडाइवर्सिटी पार्क। यहाँ पे श्री उत्तम राव पाटिल जी ने बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया था, कहाँ पे? महाबलेश्वर में, घूरेघर में, ठीक है। तो वो बेस्ट मॉडल है कंजर्वेशन के लिए, नेचुरल हेरिटेज इन अर्बन लैंडस्केप, ठीक है। मतलब अगर चीज़ों को हमें कंजर्व करना है तो उसके लिए वो हम लोगों का बेस्ट मॉडल है। किसने बनाया था इसको? लेट उत्तम राव पाटिल जी ने, ठीक है। लेट क्यों लिखा गया? बिकॉज वो अब नहीं है। उत्तम राव पाटिल जी ने इसको बनाया था बायोडाइवर्सिटी पार्क को, जो कि है महाबलेश्वर में, ठीक है। सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशन। In order to understand the interrelation between the organism and maintain harmony on the planet Earth, study of biodiversity is must. दो ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर हमें इंटर रिलेशन जानना है, एक जानवर एक इंसान की कैसे मदद करता है, एक जानवर दूसरे जानवर पर कैसे डिपेंड होता है, कौन किस तरीके से परफॉर्म करता है, कौन किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, परफॉर्म नहीं बिहेव करता है, वो अगर हमें उसकी सिस्टमेटिक स्टडी करनी है, ठीक है, तो इसके लिए हमें चीज़ों को क्लासीफाई करना होगा। बिकॉज हम अभी देखो, आपने मेरी स्टडी की, फिर मेरे दोस्त की स्टडी करोगे, मेरे दोस्त के दोस्त की स्टडी करोगे। सपोज हम लोगों का 10 लोग का ग्रुप है, आप 10 लोग की स्टडी करोगे, आपको लगेगा 10 दिन। बट अगर आपको लगे कि मैं इन 10 दोस्तों में से जो 2 लोग पढ़ने में वीक हैं उनको मैं हटा देता हूँ, तो आपने 2 को हटा दिया, 8 को स्टडी किया, तो 8 में से किसी एक की स्टडी कर लोगे तो पूरे ग्रुप की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी 2 में से किसी एक की स्टडी कर लोगे, बाकी एक और की जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को क्लासीफाई करना जरूरी है। अब इससे आपको 2 ही दिन लगेगा, तो अगर हम लोग चीज़ों को क्लासीफाई कर दे, सिस्टमेटिक वे में लेकर आ जाए, तो उनको स्टडी करना ईजी होता है, ठीक है। तो प्लैनेट्स पे जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच का अगर हमें इंटर रिलेशनशिप सीखना है, समझना है, ठीक है, और आगे हमें हार्मोनी डेवलप करके रखनी है। हार्मोनी मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में संधि, प्रस्ताव, शांति, ठीक है। अगर हमें वो डेवलप करके रखनी है तो बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना मस्ट है, ठीक है, मस्ट है, मतलब एकदम जरूरी है, ओके। तो लास्ट टॉपिक आता है की क्या होता है? की होता है एक सेट ऑफ क्वेश्चन जो हम लोग पूछते नहीं है, ऑर्गेनिज्म से कहाँ पूछेंगे, प्लांट बोलेगा आंसर। की होता है सेट ऑफ क्वेश्चन जिसके बेसिस पर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल एड का ही ये पार्ट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कई सारे क्वेश्चन होते हैं। तो पहले क्वेश्चन के बेसिस पर सपोज 100 ऑर्गेनिज्म है, मुझे क्लासीफाई करना है कि ये कौन से ग्रुप का है, ये कौन से ग्रुप का है, ये कौन सी क्लास का है, ये कौन से जीनस का है, इसका ऑर्डर क्या है, इसकी कौन सी फैमिली है, इसमें हमें क्लासीफाई करना है। तो मुझे क्या करना होगा, सेट ऑफ क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन पूछूंगा तो उसमें से 50 छट जाएंगे, पूछूंगा मतलब उस क्वेश्चन के बेसिस पर देखूंगा, ठीक है। जैसे आपकी बुक में देखो बोला है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब उस क्वेश्चन में अगर बोला है कि उस ऑर्गेनिज्म के पास ये कैरेक्टर होना चाहिए,
जैसे उस ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकॉर्ड होना चाहिए, नोटोकॉर्ड हुआ तो वो कॉर्डेट, नहीं हुआ तो नॉन कॉर्डेट। ओके, तो 100 में से अभी 70 के पास अगर नहीं है नोटोकॉर्ड तो 70 लोग अलग फाइलम में, 30 लोग अलग फाइलम में, समझे। तो इस तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते हैं की का यूज करके। और जिस स्टेटमेंट से ऐसा हम लोग रिजेक्शन और एक्सेप्शन करते हैं उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं लीड। ठीक है, जिस स्टेटमेंट की यूज से हम लोग एक्सेप्शन या फिर रिजेक्शन करते हैं ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, लीड। ठीक है, ओके। नॉर्मली कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, लेट अस स्टडी। ओके, तो नॉर्मली जो कीज होती है वो एनालिटिकल होती है। एनालिटिकल से मतलब क्या है, एनालाइज करना ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को, ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट को। ठीक है, तो की होता है एक सेट ऑफ क्वेश्चन, या फिर बोल सकते हो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अगर ऑर्गेनिज्म के पास वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेड, आइदर वो रिजेक्टेड। मतलब रिजेक्टेड मतलब फिर उससे दूसरे फाइलम में, दूसरे क्लास में, दूसरे फैमिली में, दूसरे जीनस में डालेंगे। ओके, तो ये पहला चैप्टर था, छोटी मोटी बातें थी, फालतू फालतू। ओके, तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू वगैरह बहुत ईजी है। ठीक है, तो पढ़ाई करो अच्छे से, और अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे। और ये काफ़ी हार्ड जाने वाला है चैप्टर, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो आपके लिए नहीं, मतलब मेरे लिए हार्ड जाने वाला है, बिकॉज स्क्रीन पर तो अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो मुझे बोर्ड पर अब लिखना होगा। आज मैंने लिखा नहीं, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, कल से मैं पढ़ाऊँगा आपको बोर्ड पे लिख के, तो थोड़ा टाइम जाएगा, बट इट्स ओके। अगले चैप्टर को हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि 2 ही शॉर्ट में ख़त्म कर दें। ठीक है, बट आगे अगर 3 लेक्चर अगर इसको लगे तो चलेगा, 3 लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बट हाँ, दोबारा बता देता हूँ, कोई हाई लेवल का मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये शायद बोर्ड लेवल से भी थोड़ा कम है शायद। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस करो अच्छे से, मिलते हैं अगले लेक्चर में।